टू ओनली आईएएस। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जहां पर हम डील कर रहे थे फिजिक्स से। उसके अलावा इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेशली हम यहां पर फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पे, और उसके अलावा जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में वर्क कर रही हैं इंडिया में, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का सबसे पहला टॉपिक है वेव। क्या आप ये मोशन देख पा रहे हैं? यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो आपके पार्टिकल हैं वो पीरियोडिकली अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं, और इसी मोशन को कहा जाता है ऑसिलेशन। और वेव एक तरह का ऑसिलेटिव मोशन है जिसमें पार्टिकल ट्रेवल कर सकते हैं आपकी स्पेस और किसी भी टाइप के मैटर से। यहाँ पर हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके अलावा आपकी डे टू डे लाइफ में ये वेव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज ना केवल ये एनर्जी ट्रांसफर में हेल्पफुल है, बल्कि ये आपकी इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, खासकर जब हम बात करते हैं मोबाइल सिग्नल्स की, टीवी सिग्नल्स की और रेडियो कम्युनिकेशन की। अब जो ये वेव होती है आपकी, ये दो टाइप की हो सकती है। यहाँ पर गलती से तीन टाइप लिखती है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए समझते हैं इन दोनों के बीच का फर्क क्या होता है। देखिए, जो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि कल हमने बात की थी सोलर रेडिएशन की। उसके अलावा जिन वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, इन्हें कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कल के लेक्चर में कवर कर लिया है, तो आज हमारा फोकस रहेगा मैकेनिकल वेव पे। अब बात की जाए मैकेनिकल वेव की, तो ये एक इस तरह की वेव है जिसे प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है जो ट्रैवल कर सकती है एयर, वाटर और सॉलिड के थ्रू। बाकी साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी वजह से जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। इसके अलावा कई बार इन मैकेनिकल वेव को हम प्लास्टिक वेव भी बोल देते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। आइए अब समझते हैं ट्रांसवर्स वेव को। क्या आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं? यहाँ पर जो आपके पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है। मतलब यहाँ पर आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। बट अगर हम बात करें इसके पार्टिकल की मूवमेंट की, तो ये मूव कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। और इसी तरह की वेव्स को हम कह देते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब बात की जाए इन ट्रांसवर्स वेव की, तो ये एक्ट करती है दो डायमेंशन में, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के सरफेस पे हम ओरिजिनेट कर सकते हैं। बात की जाए एग्जांपल की, तो एस वेव इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर जो वेव फॉर्म होती है उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आप इस वेव को बार बार ऊपर और नीचे उठता हुआ देख रहे हैं, इसी मोशन को कहा जाता है क्रस्ट एंड ट्रफ टाइप ऑफ मोशन। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो यहाँ पर आपके जो पार्टिकल हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है। और इसका एग्जांपल है आपका साउंड वेव। यहाँ पर ये वेव एक ही डायमेंशन में एक्ट करती है। उसके अलावा ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम से पास कर सकते हैं। अब साउंड वेव के अलावा अगर आप कोई और उदाहरण देना चाहते हैं, तो वो है आपकी पी वेव, जो यूजुअली अर्थक्वेक के टाइम पे जनरेट होती है। और इस वेव में जो पार्टिकल हैं वो बार बार कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं, जैसा कि आप इस वेव की मूवमेंट में यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बात करते हैं साउंड वेव की। साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है जिसमें पार्टिकल आपके आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ा था। मतलब यहाँ पर भी रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन हो रही है मीडियम के पार्टिकल्स की। साउंड वेव में भी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। फर्दर अगर बात करें हम साउंड वेव की, तो आपको याद रखना है कि ये साउंड वेव तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जो कि अमूमन हम ह्यूमन बीइंग इजीली सुन सकते हैं, ऑल्दो ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा 20 हर्ट्ज से नीचे की भी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। वेराज अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो यहाँ पर हमारी सुनने की क्षमता डिक्रीज कर जाती है, तो अमूमन हम 20 हर्ट्ज की जो आवाज है उसे नहीं सुन पाते। यूजुअली जो आपकी साउंड वेव है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। अब कोई भी साउंड अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की है तो उसे हम कह देते हैं इंफ्रासोनिक, और अगर कोई साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की है तो इसे हम कह देते हैं अल्ट्रासोनिक। ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है आपके अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, और इन इंफ्रासोनिक साउंड्स को इजीली सुन सकते हैं आपके एलिफेंट और व्हेल्स। वेराज जब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की, तो इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं आपके डॉग, कैट, बैट और मॉस्किटोस। अब बात की जाए साउंड की स्पीड की, तो आपको याद रखना है साउंड की मैक्सिमम स्पीड हमें देखने को मिलती है सॉलिड में, वेराज मिनिमम है आपकी गैसेस में। उसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को हम यूज करते हैं बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें देखना हो कि किसी ब्रिज के पिलर में कोई क्रैक तो नहीं डेवलप हुआ, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं समुद्र की गहराई नापने की, यानी कि सोनार सिस्टम में भी हम इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। इन सब के अलावा हम इस अल्ट्रासाउंड को मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। अमूमन आपने सुना होगा जब भी किसी के पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर रेकमेंड करता है अल्ट्रासाउंड, तो ये अल्ट्रासाउंड मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। अब बात करते हैं शॉक वेव की, बट इसे समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड से कंपेयर करते हैं तो इसे कहा जाता है मैक, यानी जो आपकी साउंड की स्पीड है एयर में, उसके इक्वल अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो तो उसे कहा जाता है 1 मैक। बेसिकली मैक एक रेशियो है जहां पर हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को साउंड की स्पीड से, और यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड ली जाती है वो ली जाती है एयर में। अब आपको 1 मैक तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक दो चीजें और समझ लीजिए। अब अगर आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, यानी 1 मैक से कम है, तो आप सबसोनिक स्पीड पे मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत कम है, और इसी को कहा जाता है सबसोनिक स्पीड। उसके अलावा अगर आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक, और अगर आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो तो इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। अब बात करते हैं शॉक वेव की। जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, इस बम ब्लास्ट के बाद इसके आसपास एक कॉनिकल रीजन फॉर्म होता है जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से यहां पर आपको बहुत सी मिट्टी दिख रही होगी। इसी डिस्टर्बेंस को हम शॉक वेव कहते हैं। इन शॉक वेव में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकते हैं और आसपास के ग्लासेस को भी। अब बात करते हैं शॉक वेव की प्रॉपर डेफिनेशन की। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करता है, मतलब कि उसकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा है, तो वो अपने पीछे हवा में एक कॉनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस छोड़ जाता है, और ये जो रीजन है ये कंटिन्यूअसली स्प्रेड करता है, और इसी डिस्टर्ब रीजन को हम कह देते हैं शॉक वेव।
क्योंकि ये स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आसपास के एरिया के जो पार्टिकल्स थे उन्हें एक सडन शॉक लगता है और इसी वजह से इस वेव का नाम पड़ा शॉक वेव। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको सबसोनिक, मैक और सुपरसोनिक के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो इसे कहा जाता है सबसोनिक स्पीड, व्हेयरएज जब आपकी स्पीड इक्विवेलेंट है स्पीड ऑफ साउंड की तो इसे कहा जाता है मैक। और इन केस आपकी स्पीड मैक से ज्यादा है यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो इस केस में आपकी स्पीड कहलाएगी सुपरसोनिक स्पीड। यहाँ पर कुछ इस तरह का कॉनिकल शेप डिस्टर्ब एरिया फॉर्म होगा और इस एरिया में जो वेव जनरेट होगी इसी को कहा जाता है शॉक वेव, इस कोन को कहा जाता है शॉक कोन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। देखिए, जैसा कि लाइट में रिफ्लेक्शन का कांसेप्ट है, सिमिलर एक कांसेप्ट है साउंड में भी। जब आपकी साउंड वेव किसी रिजिड सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में और इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा एक खाली घर का, जहां पर ना कोई कर्टन है ना ही कोई सामान। ऐसे घर में जब आप एंटर करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप महसूस कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से निकल के आता है आपका इको का कांसेप्ट। अब ये इको क्या है? जब आपको रिफ्लेक्शन के कारण अपनी ही आवाज फिर से सुनाई दे इसे कहा जाता है इको, मतलब कि रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इसे कहा जाता है इको। अब इसके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर और ये डिस्टेंस है आपका लगभग 17.2 मीटर का। अब जनरली मून पे आपको इको सुनाई नहीं देगी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है और जिसकी वजह से कोई मटेरियल मीडियम नहीं प्रेजेंट है वहां पे जिसमें ये साउंड वेव ट्रैवल कर सके और इसी वजह से आपको उन्हीं एरिया में इको सुनाई देती है जहां पर मटेरियल मीडियम प्रेजेंट हो। आइए अब समझते हैं डोपलर इफेक्ट का कांसेप्ट। देखिए, इस डोपलर इफेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सोर्स और दूसरा होता है आपका ऑब्जर्वर। अब इस डोपलर इफेक्ट में आपके सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मूविंग हो सकते हैं या दोनों में से एक भी मूविंग हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एक रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड दी ऑब्जर्वर और इसी की वजह से जो आपके सोर्स से साउंड निकलती है इसकी फ्रीक्वेंसी टोटली डिफरेंट है जो ऑब्जर्वर साउंड रिसीव करेगा और इसी इफेक्ट को कहा जाता है डोपलर इफेक्ट। इस टेक्नोलॉजी का यूज पुलिस करती है टू चेक ओवर स्पीडिंग। उसके अलावा एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है और हार्ट की स्टडी के लिए भी हम डोपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है सोनार का, जहां पर हम साउंड वेव को यूज करके डेप्थ चेक करते हैं ओशन की, साथ के साथ एनिमीज की शिप को भी ट्रेस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये इंडियन शिप है और ये मूव कर रही है इंडियन ओशन में। अब इस इंडियन ओशन में आपकी एक चाइनीज सबमरीन एंटर करती है और इस सबमरीन को ट्रेस करने के लिए हम रेगुलर अपने सोनार वेव यानी अल्ट्रासाउंड को रिलीज करेंगे। अब जैसे ही ये अल्ट्रासाउंड इस सबमरीन से टकराएगा तो ये सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होकर रिसीव करेंगे यहाँ पर रिसीविंग एंटीना और जिससे हमें इस सबमरीन की लोकेशन का पता लग जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आइए अब बात करते हैं हीट की। जनरली हीट को हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं जो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आती है जिसके मॉलिक्यूल या एटम बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हो और ये वाइब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इनका टेंपरेचर राइज कर रहा होता है और इसी वजह से हम हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जनरली ट्रैवल करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। अब हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं कैलोरीज, किलो कैलोरीज या जाउल्स। अब बात करते हैं टेंपरेचर की। देखिए, टेंपरेचर क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ये देखते हैं कि वो कितना गर्म है या ठंडा है इसे कहते हैं हम टेंपरेचर। जनरली इसे मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। यूजुअली जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जनरली जब हम बात करते हैं कि आज मुझे 102 बुखार था या 103 बुखार था तब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। -40 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है दोनों की रीडिंग सेम होती है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये भी है, एक होता है ट्रिपल पॉइंट। देखिए, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेंपरेचर है जब आपका मैटर तीनों स्टेट में एक साथ कोएग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की तो ये एक ऐसा टेंपरेचर होगा जब वाटर आइस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और वेपर की फॉर्म में तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एक साथ। और यूजुअली वाटर के लिए टेंपरेचर है 273.16 केल्विन जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर वेपर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और आइस की फॉर्म में तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। आइए अब बात करते हैं पायरोमीटर की। ये रिसेंट टाइम में बहुत न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। ऑल्दो यूपीएससी ने इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है बट हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बात की जाए ये पायरोमीटर वर्क कैसे करता है तो आपको याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलती है ये उसके टेंपरेचर को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पर्सन है राम। अब इस राम को बुखार है, इस बुखार की वजह से इसकी बॉडी से हीट रेडिएट होगी। अब इसी हीट को मेजर करता है ये पायरोमीटर। ये कोविड के टाइम पे बहुत कारगर साबित हुआ क्योंकि उस टाइम हमें कोविड पेशेंट से दूरी मेंटेन करनी थी और जिसकी वजह से नॉर्मल थर्मोमीटर हम यूज नहीं कर सकते थे। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है जब हम बात करते हैं पायरोमीटर की। आइए अब समझते हैं स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये 1 किलो लोहे का ऑब्जेक्ट है और अभी इसका टेंपरेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और मैं इस टेंपरेचर को राइज करना चाहता हूं बाय 1 डिग्री सेल्सियस जिससे इस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर हो जाए 21 डिग्री सेल्सियस। अब जितनी हीट मुझे रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब बात की जाए स्पेसिफिक हीट की यूनिट की तो वो है जाउल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जब हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर का स्पेसिफिक हीट है 4200 जाउल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जनरली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो बहुत ज्यादा हाई है और इसी वजह से हम वाटर को यूज करते हैं कूलेंट के तौर पे, चाहे वो व्हीकल्स हो या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिकॉज जितना एक ऑब्जेक्ट हीट को ज्यादा टॉलरेट कर पाएगा वो उतना ही अच्छा कूलेंट कहलाता है और इसी वजह से हम वाटर को मोस्टली यूज करते हैं एज ए कूलेंट। अब बात की जाए नॉर्मल सब्सटेंसेस की तो जनरली जो उनका स्पेसिफिक हीट है वो इंक्रीज करता है विद राइजिंग टेंपरेचर और ये वैल्यू बहुत कांस्टेंट है। बट बात की जाए वाटर की तो जब इसका टेंपरेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता है तो इसकी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करती है। बट जैसे जैसे उसके बाद टेंपरेचर राइज करता है तो वाटर की भी स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होती है। उसके अलावा बात की जाए मरकरी की तो मरकरी का सबसे लो स्पेसिफिक हीट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मरकरी को हमें एज ए कूलेंट कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब समझते हैं लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन।
और इसीलिए कई बार इसे हिडन हीट भी कहा जाता है। अब ये लेटेंट हीट दो टाइप की हो सकती है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आप किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हेयरएज जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। मान लीजिए ये 1 केजी ऑफ वाटर है और इस वाटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वेपर्स में, बट शर्त ये है कि जो टेम्परेचर है वो इस वाटर का और इस वेपर का हमेशा सेम रहना चाहिए। मतलब अगर ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये वाटर वेपर्स भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए। अब जितनी हीट रिक्वायर्ड है इस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसे ही कहा जाता है लेटेंट हीट। अब ये हीट इसलिए रिक्वायर्ड होती है ताकि हम वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस के बॉन्ड्स को हम वीक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। अब सिमिलर फंडा हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये 1 केजी ऑफ आइस है और इस आइस का टेम्परेचर है अभी 0 डिग्री सेल्सियस और अब मैं इस आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बट अगेन शर्त यह है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बिना टेम्परेचर चेंज किए, इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही केसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। इन दोनों ही केसेस में जो ये हीट है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं। आइए यहां समझते हैं कुछ अप्लाइड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपका वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे और स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों में से बर्न इंजरी किसकी सीवियर होगी? तो यहां पर आंसर है आपका वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन वाटर वेपर्स ने लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब कर रखा है, जिसकी वजह से वाटर की कंपैरिजन इसमें ज्यादा हीट है। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे या वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन होगा? तो इसका आंसर है आइस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब करने के बाद ही ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है और जिसकी वजह से एज कंपेयर टू आइस ये वाटर थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में अभी भी प्रॉब्लम है तो आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर अनगिनत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे। इन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मैटर की स्टेट के लिए रिस्पांसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये मैटर सॉलिड होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम है तो ये मैटर लिक्विड स्टेट में होगा। व्हेयरएज अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें तो हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ये लेटेंट हीट इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम करती है। अब क्योंकि ये हीट आपको सिस्टम में दिखाई नहीं देती तो इस वजह से इसे हिडन हीट भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और इसको ओवरकम करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है तो उसे भी हम देख नहीं सकते, तो इस वजह से इसे नाम दिया गया लेटेंट हीट। जहां पर कोशिश ये की जाती है कि अगर एक लिक्विड है तो उसके बॉन्ड को इतना वीक कर दिया जाए कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सॉलिड के केस में भी हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिमिलर है, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से डिक्रीज करना चाहते हैं कि ये आगे चलकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप अब आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना हो। उसके अलावा आप इस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी में, जहां पर आपको और भी इससे मिलते जुलते अप्लाइड फिजिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे ऐसा क्यों होता है कि एक मटका पानी को ठंडा कर पाता है। उसके अलावा जब हम गर्मियों में पंखे के नीचे बैठते हैं तो पसीना सूखने के साथ हमें ठंडा क्यों महसूस होता है। और इन सबके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके अप्लाइड फिजिक्स के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या यूपीएससी। आइए अब समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से उसका अगर साइज इंक्रीज होता है तो इसे कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हर एक लिक्विड एक्सपैंड करता है जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट वाटर के केस में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर जब आपका टेम्परेचर राइज करता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करता है, बट बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है हम इसे बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, चाहे वो आपके रेलवे ट्रैक हो या क्लॉक का पेंडुलम हो या टेलीफोन वायर या इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो। मान लीजिए ये दो टावर्स हैं और इन दोनों के बीच में मैं एक तार टांगना चाहता हूँ। अब ये जो तार है मैं अगर बहुत ज्यादा टाइट कर दूंगा तो सर्दियों के दिन में जो आपकी थर्मल एक्सपेंशन है वो रिवर्स हो जाती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज डिक्रीज करेगा। अभी अगर ये तार बहुत ज्यादा टाइट होगी तो विंटर के टाइम में हम देखेंगे कि ये ब्रेक डाउन हो सकती है। बट वेयरएज अगर हम बात करें समर की, अगर इन तारों को मैंने बहुत ज्यादा ढीला बांध दिया तो क्या होगा, समर में जब ये एक्सपैंड करेंगी तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है नियर बाय लिविंग बींग्स के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये चीजें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकती हैं, दोस्त हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आपका रेलवेज में भी यूज होता है। जब हम दो पटरियों को जोड़ते हैं तो हम इन दोनों के बीच में हल्का सा स्पेस छोड़ देते हैं और ये स्पेस थर्मल एक्सपेंशन के लिए ही छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में जो आपका लोहा है वो भी एक्सपैंड करता है। अब मान लीजिए अगर दो ट्रैक के बीच में हम स्पेस ना छोड़ें तो प्रॉब्लम ये होगी कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये ट्रैक बेंड हो सकता है और इसकी वजह से कभी भी रेलवे से रिलेटेड कोई दुर्घटना हो सकती है। अब आइए बात करते हैं हीट ट्रांसमिशन की। जब आपकी हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर होती है इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये तीन तरीके से हो सकती है, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अब आइए इन्हें समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर आप इस क्लिप को देख पा रहे होंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर हीट सप्लाई करते हैं तो ये एरिया हल्का सा यहाँ पर गर्म हो गया और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जा रहा है एरिया। अब ये जो रेडनेस इंक्रीज हो रही है इसी को कहा जाता है कंडक्शन। ये एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जहाँ पर पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। उसके अलावा आपने यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो कंडक्शन है वो यूजुअली सॉलिड मटेरियल के लिए होता है। मतलब कि अगर हम कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सिर्फ सॉलिड के केस में होता है, बट कंडक्शन में जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी हीट डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस मेटल के तो यहाँ पर आपको ज्यादा गर्म मिलेगा एज कंपेयर टू द एरिया विच आर एट एक्सट्रीम।
मतलब कि जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट है हीट का, वहां पर ज्यादा हीटिंग मिलेगी एज कंपेयर टू जो एक्सटीरियर एंड है, जहां पर हीट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम मरकरी को हीट अप करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं कंडक्शन मेथड। यहां पर हम डायरेक्ट कन्वेक्शन से किसी को हीट नहीं करते। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। यहां पर आप देखेंगे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर एग्जिस्ट करता है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, यहां पर मान लीजिए आपके इंटीरियर से हीट आ रही है, तो इस एरिया में जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां का जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, और इसी को कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट की असेंडिंग नोड। अब धीरे धीरे ये असेंडिंग नोड कूल डाउन होनी स्टार्ट होगी। अब इसकी जब कूलिंग स्टार्ट होगी तो इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो आपका मोल्टन मटेरियल है ये वापस सिंक करने लगेगा टुवर्ड्स द बॉटम, और इसे कहा जाता है डिसेंडिंग नोड ऑफ कन्वेक्शनल करंट। ये कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में 2 से 3 जगह पढ़ा होगा। पहला, जब आपने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा। मैं बात कर रहा हूं 3 सेल मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन की, जहां पर हेडली, फेरल और पोलर सेल बनते हैं। इन सेल्स के फॉर्मेशन में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के टाइम पे इसे पढ़ा होगा, और लास्ट में आपने इसे पढ़ा होगा मिड ओशन रिजेस के केस में। तो आपने इन तीनों केसेस में कन्वेक्शनल करंट को पढ़ा होगा। अब इन तीनों केसेस से एक चीज निकल के सामने आती है, जो ये कन्वेक्शनल हीटिंग है, ये जनरली देखी जाती है लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं गैसेस की, वेराज सी फ्लोर स्प्रेडिंग या मिड ओशन रीजन में हम बात करते हैं सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फेयर की। उसके अलावा अगर बात की जाए इससे रिलेटेड अप्लाइड कॉन्सेप्ट की, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि क्यों चिमनियों की हाइट ऊपर होती है। जो आपकी स्टीम प्रोड्यूस होती है खाना बनाने के दौरान, वो लाइटर होगी, और जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, जिसकी वजह से हम चिमनी और एग्जॉस्ट की लोकेशन देखते हैं एट अ सर्टेन हाइट। आइए अब बात करते हैं रेडिएशन की। ये सबसे क्विक मेथड है आपके हीट ट्रांसमिशन का, जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की, तो सन की जो रेज हैं वो वैक्यूम से ट्रैवल करके आती हैं अर्थ तक। तो इसीलिए मैं यहां पर ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जब भी रेडिएशन के थ्रू हीटिंग होती है वहां पर आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सबसे क्विक मेथड है आपके हीट ट्रांसफर का, और इस मेथड के दौरान जो आपकी हीट है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसरो की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। और इसके अलावा हम देखेंगे भारत में कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और अब क्या चल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया में। ऑल्दो ये सभी कुछ आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें एक आधा लेक्चर और लगेगा। आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एस्टैब्लिश की इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी के चेयरपर्सन थे सर विक्रम साराभाई, और इस कमेटी को सुपरवाइज कर रही थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक अफेयर। अब आगे चलकर यही कमेटी 1969 में इसरो के नाम से जानी जाती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर थी उस टाइम तक, और ये इसरो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही रहता है। अब इससे 3 साल बाद 1972 में गवर्नमेंट एक मेजर इनिशिएटिव लेती है, जहां पर एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है स्पेस सेक्टर के लिए, और इसका नाम रखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और अब इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आ जाता है। जिन लोगों को इसरो की फुल फॉर्म नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है, उसके 3 साल के अंदर ही भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट डेवलप की, और इसका नाम रखा गया आर्यभट्टा। वैसे तो इसे आर्यभट्ट कहते हैं, बट कुछ अंग्रेज इसे आर्यभट्टा भी बोलते हैं। ये जो सैटेलाइट है, एंशिएंट इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है। ऑल्दो ये सैटेलाइट इंडिया ने बनाई थी, यानी कि इसरो ने, बट इसे लॉन्च करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी सोवियत यूनियन की। अब जब हमने सोवियत यूनियन से मदद ली, तो इसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब इस बात को समझते हुए कि अगर इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा स्पेस प्रोग्राम के लिए। अब इसी को अचीव करने के लिए इंडिया और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेगा, और इसके बारे में हम बात करेंगे 1979 में। बट उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। पहली इंपॉर्टेंट घटना थी 1977 की। ये एक मेजर घटना इसलिए है क्योंकि इसने देश के कोने कोने तक टीवी पहुंचाने का काम किया है। यहां से शुरुआत होता है आपका सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, जिसके बाद हम वेरियस टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और इसी के 2 साल बाद, यानी जून 7 1979 में हम लॉन्च करते हैं भास्कर सैटेलाइट को। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट थी। अब बात करते हैं 1979 की, जब इंडिया ने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और इस टेस्ट के लगभग 1 साल के अंदर ही हमने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च की। अब ये सैटेलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली बार इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसके बाद 1981 में हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था एप्पल। ये भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, और इसके लिए हमने फ्रांस की हेल्प ली थी। इसके बाद 1987 में हमने एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, और लगभग इसके 6 साल बाद 1993 में हमने पहली बार पीएसएलवी को लॉन्च किया। और बात की जाए 2001 की, तो 2001 में हमने पहली बार जीएसएलवी से जीसैट सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। 2008 में हमने चंद्रयान लॉन्च किया, और 2014 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। ये दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे थे, और 2019 का हमारा चंद्रयान मिशन कुछ हद तक नाकामयाब रहा। यहां पर मैंने आपको 4 लॉन्च व्हीकल के नाम बताए हैं। पहला था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा था एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और चौथा है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके भी अलग अलग वर्जन है, जैसे मैक 2 या मैक 3। इनमें से कुछ को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। इस डिपार्टमेंट को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बहुत सारी एजेंसीज को मैनेज करता है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बात की जाए इस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव की, तो ये फोकस करता है इंडिया में स्पेस साइंस की डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि पूरे भारतवर्ष को इसका सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की जो थ्रू आउट द इंडिया लोकेटेड है इस इसरो के। सबसे पहले देहरादून में लोकेटेड है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। उसके अलावा उदयपुर में सोलर ऑब्जर्वेटरी है, अहमदाबाद में हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, बालासोर में मेट्रोलॉजिकल रॉकेट सेंटर है, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी लोकेटेड है, वेराज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है। उसके अलावा इसरो खुद बेंगलुरु में लोकेटेड है। उसके अलावा महेंद्रगिरी में लिक्विड प्रोपोर्शन इंजेक्शन फैसिलिटी लोकेटेड है, और पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है डाउन रेंज सेंटर। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो का विजन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ परस्यू कर सके स्पेस साइंस में रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। इसकी नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु में।
अब बात की जाए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो इसरो आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर और इसे डायरेक्टली हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। इस इसरो के नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट कंपनीज भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। एक है अंतरिक्ष, दूसरी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इनके अलावा एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो अभी रिसेंट टाइम में बहुत न्यूज में रही है। इसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो हम इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, जो तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। इस सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि ये डिजाइन करे और डेवलप करे न्यू लॉन्च व्हीकल्स को और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ये लोकेटेड है आपके महेंद्रगिरी में और यहाँ पर हम लिक्विड प्रोपल्शन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और डिजाइन करते हैं। यहाँ पर लिक्विड प्रोपल्शन के वेरियस स्टेजेस को टेस्ट किया जाता है, उनसे रिलेटेड फ्यूल्स को भी मैनेज किया जाता है। उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये लोकेटेड है आपके श्रीहरिकोटा में। ये प्रोवाइड करता है आपको लॉन्च बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट को और टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं सॉलिड मोटर्स के ऊपर। इसी साइड पे आपके सभी लॉन्च व्हीकल को इंटीग्रेट भी किया जाता है। अब चौथी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जो लोकेटेड है बेंगलुरु में। इस सेंटर में इसरो अपनी खुद की सैटेलाइट डिजाइन करता है और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी यहीं पर ही डेवलप की जाती है। अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये लोकेटेड है हैदराबाद में। इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भी डाटा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आ रहा है उसको अक्वायर करना, उसको प्रोसेस करना और उसे रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को भेजना। उसके अलावा ये सपोर्ट करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक पीएसयू है जो 2019 में फॉर्म की गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जिसे कंट्रोल करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसे फॉर्म करने का एम ये था ताकि हम इंडियन इंडस्ट्रीज को स्पेस से रिलेटेड हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें, जिससे हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकें वेरियस प्रोडक्ट और जो सर्विसेज इंडियन स्पेस प्रोग्राम के इतने लंबे टाइम स्पैन में हमने डेवलप किए हैं। इस कंपनी को बनाने का मेजर पर्पस ये था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंतरिक्ष। इसका पूरा नाम है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लोकेटेड है बेंगलुरु में और ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका कंप्लीट कंट्रोल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में फॉर्म किया था। इस पीएसयू को फॉर्म करने के पीछे मेजर एम ये था ताकि हम फैसिलिटेट कर सके इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में स्पेस रिलेटेड कैपेबिलिटीज को। उसके अलावा ये इसरो की मार्केटिंग आर्म है जो प्रमोट करती है और कमर्शियलाइज करती है इसरो के सभी स्पेस प्रोडक्ट को। ये इसरो की मार्केटिंग आर्म है जो प्रमोट करती है कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट को। इसके अलावा ये टेक्निकल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है इसरो की, ताकि हम अट्रैक्ट कर सके फॉरेन कस्टमर्स को। अब बात की जाए अंतरिक्ष और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में क्या फर्क है। आपको कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसा काम करते हुए दिख रहे हैं। अब अंतरिक्ष का काम ये है कि जो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल है इन्हें ये प्रमोट कर सके फॉरेन सर्कल में, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में। वेराज जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इसका फोकस है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे, ताकि इंडिया की इंडस्ट्री में हम स्पेस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकें। आइए अब बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स की। यहाँ पर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में हल्की हल्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। बात की जाए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की, तो यहाँ पर हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं और ये सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकती है। बट इसकी मेजर लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ 40 किलो के पेलोड को ही उठा सकता है। अगला लॉन्च व्हीकल है हमारा, इसमें भी हम सॉलिड फ्यूल को ही यूज करते हैं। यहाँ पर भी जो सैटेलाइट है हम उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही पहुंचाते हैं, बट इसमें जो पेलोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज करके 150 केजी तक हमने पहुंचा दी थी। अब बात की जाए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे वर्जन है। अभी हम फोकस कर रहे हैं इसके एक्सेल वर्जन पे, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पर ना केवल हम सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं बल्कि लिक्विड फ्यूल को भी हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमारा जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़कर 1860 केजी तक पहुंच गया था। और यहाँ पर हम सैटेलाइट को ना केवल सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट तक पहुंचा पा रहे थे, बल्कि अगर हम थोड़ा वेट रिड्यूस कर दे यानी कि 1300 किलो के आसपास, तो हम सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक भी पहुंचा पा रहे थे। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसमें ना केवल हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, बट पहली बार हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया। अब इसमें हमने पेलोड को फर्दर इंक्रीज कर दिया है अप टू 2200 केजी तक। अब इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू हम सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक भी पहुंचा पा रहे थे। लास्ट और मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है इंडिया का जीएसएलवी मार्क 3। इसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल को हम यूज करते हैं और इसकी पेलोड कैपेसिटी 4000 केजी के आसपास है। और ये यहाँ पर भी हम सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको काफी कुछ कांसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कल के लेक्चर की शुरुआत में